नमस्कार छात्रों। विषय हिंदी व्याकरण भाग में आप सबका स्वागत है। आज हम व्याकरण का क्रिया के काल यह भाग देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। इसके बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। इस भाग को शुरू करने से पहले हम क्रिया के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इससे पहले जो व्याकरण का भाग मैंने आपको दिया था उसमें हमने क्रिया सीखी थी। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सहायक क्रिया, यह 4 क्रिया के भेद हमने देखे थे। इसमें क्रिया जो है वो क्रिया, इसमें हमने देखा कि कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, दौड़ना, पीना, सोना, यह क्या है? तो क्रियाएं हैं। आज हम इस क्रिया का प्रयोग हम अपने रोज के जीवन में किस प्रकार बातचीत करने के लिए काल के अनुरूप इन क्रियाओं का हम परिवर्तन करते हैं, उसमें बदलाव किस प्रकार आता है, यह भाग हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो अब हम इस भाग को देखेंगे, क्रिया के काल। अब काल किसे कहते हैं? देखिए, परिभाषा है, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है और कार्य संपन्न होने का पता लगता है उसे व्याकरण में काल कहते हैं। यानी देखिए, क्रिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, यानी यहाँ पर क्रिया किस समय में हुई है, कौन से समय में हुई है, यह समय, महत्वपूर्ण बात कौन सी है? समय का यहाँ पर बोध होता है। किस समय में कार्य हुआ है, क्रिया हुई है तथा कार्य कब संपन्न हुआ है, यह जिस वाक्य से, जिस शब्द से पता चलता है उसे व्याकरण में काल कहते हैं। उसे हम सीखते हैं। देखिए, जैसे कि चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार चित्र बनाता है, राजा ने शिकार की, अमरू गांव गया था। अब देखिए, तीनों वाक्यों में चित्रकार चित्र बनाता है, यानी कि वह बनाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, कार्य क्या कर रहा है? वह चित्र बनाने का कार्य कर रहा है। राजा ने शिकार की, राजा कौन सा कार्य कर रहा है? शिकार करने का। अमरू गांव गया था, यानी अमरू ने कौन सा कार्य किया है? गांव जाने का। यानी ऊपर दिए हुए तीनों वाक्यों में बनाता है, शिकार की, गया था, ये जो तीनों शब्द है वह उस वाक्य के क्रिया के काल के रूप को यहाँ पर प्रकट करते हैं। यानी कि चित्रकार चित्र बनाता है, यानी उसका जो कार्य है वह कार्य अभी शुरू है बनाने का। राजा ने शिकार की, यानी राजा ने शिकार करके उसने पूरी तरह से वह कार्य पूर्ण किया है, यानी अभी अभी वह कार्य उसने पूर्ण किया है। अमरू गांव गया था, यानी कि हाँ, अमरू बहुत पहले ही गांव गया था, यानी उसके गांव जाने की जो क्रिया है वह पूरी तरह से हो चुकी है। यानी तीनों जो वाक्य है वह अलग अलग काल को, समय का वह बोध करा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्रिया के काल यहाँ पर कह सकते हैं। चलो काल के भेद देखेंगे। काल के प्रमुख 3 भेद है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। कितने भेद है वर्तमान काल के? 3, वर्तमान, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, इसका पहला हम भेद देखेंगे, वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के भी उपभेद है 3, यानी कि प्रमुख भेद 3 है। उन प्रमुख भेदों के फिर से उपभेद वहां पर बनाए गए हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। तो चलो हम सामान्य वर्तमान काल के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य वर्तमान किसे कहते हैं? परिभाषा देखिए, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। देखिए, परिभाषा ही क्या है कि क्रिया के जिस रूप से, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि जो कार्य है वह वर्तमान समय में
हो रहा है, लेकिन उसका रूप कैसा है, सामान्य रूप में वो हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य वर्तमान काल। यानी कि क्रिया जो है वह अभी अभी शुरू हुई है, यह बोध इस भेद में होता है। चलो इसके कुछ वाक्य उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं। अब देखिए पहला वाक्य, राम खत लिखता है, गीता गाना गाती है, सोहम किताब पढ़ता है। बच्चों आपको समझने के लिए मैंने इन्हीं 3 वाक्यों को हर एक काल के भेद में उनका काल के अनुसार किस प्रकार परिवर्तन होता है यह समझाने के लिए इन्हीं 3 वाक्यों का उपयोग आगे के पूरे काल में किया है। आपको इससे पता चलेगा कि किस प्रकार वाक्य एक ही होता है और उस एक वाक्य में हम या एक वाक्य को हम पूरे काल के भेदों में किस प्रकार परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब पहला वाक्य हम देखते हैं कि राम खत लिखता है, यानी अभी अभी उसने खत लिखने की क्रिया जो है वह शुरू की है। गीता गाना गाती है, यानी उसने गाना अभी अभी शुरू किया है। सोहम किताब पढ़ता है, यानी उसने अभी अभी किताब पढ़नी शुरू की है। यानी ऊपर जो तीनों वाक्य है उसमें लिखता है, गाती है, पढ़ता है, ये जो शब्द है वो वाक्य में आए हुए सामान्य वर्तमान को वह दर्शाते हैं, यानी वह वर्तमान काल का सामान्य रूप यहाँ पर दर्शा रहे हैं। बच्चों सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वर्तमान काल के वाक्य के अंत में है का प्रयोग होता ही है, क्योंकि है इसी से पता चलता है कि वह वाक्य वर्तमान काल का होता है या होगा। ठीक है, क्रिया के बाद का जो क्रिया है, क्रिया में परिवर्तन होता है, लेकिन उस क्रिया के बाद में है लगाना सबसे जरूरी है। अगर वह है नहीं लगाओगे तो वह वर्तमान काल का वाक्य नहीं होगा। यानी कि आगे जाकर जब उदाहरण के तौर पर आपको वाक्य के अनुसार परिवर्तन कीजिए, अगर यह प्रश्न आएगा तो जब आपको किसी भी प्रकार के वाक्यों को वर्तमान काल में परिवर्तित करने के लिए कहा जाएगा तो उसमें अंत में है होना जरूरी है। इसका और एक हम छोटी सी महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि सामान्य वर्तमान काल के वाक्य में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया ही जाता है। यानी अभी मैंने जो कहा कि देखिए उन वाक्यों को हम फिर से देखते हैं। राम खत लिखता है, ता है, गीता गाना गाती है, ती है। ठीक है, और यहाँ पर बहुवचन अगर होगा यानी कि लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो ती है, ऐसा परिवर्तन यहाँ पर होता है। यानी कि सामान्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग अगर किया जाएगा तो वह क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो चलो हम आगे की भेद की तरफ चलेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के शुरू होने तथा निरंतर शुरू रहने का बोध हो उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल में हमने क्या किया कि क्रिया अभी शुरू हुई है। अपूर्ण वर्तमान काल में क्या बता रहा है कि क्रिया शुरू हुई है वर्तमान काल में, लेकिन अभी भी वह जारी है, अभी भी वह शुरू है, निरंतर जारी है, यह बोध होता है, उसे हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझेंगे। राम खत लिख रहा है, गीता गाना गा रही है, सोहम किताब पढ़ रहा है। अब देखिए वाक्य पहला, राम खत लिख रहा है, यानी कि राम खत लिखता है। सामान्य काल में हमने क्या देखा कि वह लिखता है, यानी उसने अभी अभी लिखना शुरू किया है। इस काल में हमने क्या किया है, लिख रहा है, यानी अभी भी वह जो क्रिया है वह उसकी शुरू है, अभी भी वह खत लिख रहा है। गीता गाना गा रही है, यानी उसका जो गाना है वह अभी भी शुरू है, अभी भी अगर हम देखें तो वह गाती हुई नजर आ रही है, इसलिए गा रही है।
सोहम किताब पढ़ रहा है, यानी अभी भी वह पढ़ रहा है, यानी कि क्रिया शुरू हुई है लेकिन अभी भी जारी है। यानी ऊपर दिए गए वाक्यों में लिख रहा है, गा रही है, पढ़ रहा है, यह शब्द जो है वह वाक्य में आए हुए अपूर्ण वर्तमान काल को क्या कर रहे हैं, वह दर्शा रहे हैं। यानी अपूर्ण वर्तमान का यहाँ पर बोध हो रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल का, और इसीलिए ये जो तीनों वाक्य है वह तीनों वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण है। और एक आसान बात, किस प्रकार, देखिए ये छोटी छोटी बातें, अगर यह छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रखोगे तो अपूर्ण वर्तमान काल हो या सामान्य वर्तमान काल हो, आप इन बातों से झट से पहचान जाओगे यह वाक्य किस भेद का है। ठीक है, यानी छोटी छोटी आपको ट्रिक्स दी गई है कि किस प्रकार आप आसानी से वह समझ सकते हो। अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में क्रिया के बाद रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता ही है। यानी कि अगर यह किसी वाक्य के अंत में, अगर आपको अपूर्ण वर्तमान काल में वाक्य का परिवर्तन करने के लिए कहा गया हो, अगर उस वाक्य का परिवर्तन करते हुए आप इन शब्दों का प्रयोग नहीं करोगे तो वह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण नहीं होगा। आपको अगर पूरी तरह से अपूर्ण वर्तमान काल का वाक्य बनाना है तो आपको इनका प्रयोग करना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी कि अब हम थोड़ा फिर से पीछे चलते हैं। राम खत लिख रहा है। ठीक है, गीता गाना गा रही है, रही है। सोहम किताब पढ़ रहा है। यानी कि इन तीनों वाक्यों में रहा है, रही है का प्रयोग किया गया है। बच्चों एक बात ध्यान में रखो, जहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल होता है या अपूर्ण शब्द होता है वहाँ पर रहा, रही, रहे का प्रयोग होता ही है। काल के अनुरूप उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है जो हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण वर्तमान काल की बात हो रही है तो ये इसलिए वर्तमान काल है, इसलिए वर्तमान काल के मैंने पहले ही बताया है कि वाक्य के अंत में क्या होता है का प्रयोग होता है, और अपूर्ण है इसलिए रहा, रही, रहे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो, पूर्ण वर्तमान काल, इस वर्तमान काल का तीसरा भेद है पूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध हो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अब देखिए, सामान्य वर्तमान काल में हमने क्या देखा था कि क्रिया शुरू हुई है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल में हमने क्या देखा कि क्रिया तो शुरू हुई है लेकिन अभी भी जारी है। ठीक है, अब हम इस भेद में क्या देखेंगे कि क्रिया शुरू हुई है और वर्तमान समय में ही वह पूरी हुई है, यह बोध कराने वाले वाक्यों को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान का। कि चलो वाक्यों के तरफ ध्यान देते हैं। राम ने खत लिखा है, गीता ने गाना गाया है, सोहम ने किताब पढ़ी है। अब देखिए पहला वाक्य, राम ने खत लिखा है। राम ने खत लिखना वर्तमान काल में शुरू किया। राम खत लिख रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल था। अब यहाँ पर राम का खत लिखकर पूरा हो चुका है, यानी कि क्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए राम ने खत लिखा है। क्रिया कब पूरी हुई है, वर्तमान काल में, इसलिए वाक्य के अंत में क्या आया है। ठीक है, गीता ने गाना गाया है, यानी अभी अभी उसका गाना गाकर खत्म हुआ है, इसलिए गाया है। सोहम ने किताब पढ़ी है, अभी अभी उसकी किताब पढ़कर पूरी हुई है, इसलिए पढ़ी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में लिखा है, गाया है, पढ़ी है, यह जो शब्द है वो वाक्य में आए हुए पूर्ण वर्तमान काल को दर्शाते हैं, इसलिए इन्हें पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान में आया? सामान्य वर्तमान काल किसे कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल किसे कहते हैं। आपको समझने के लिए तीनों वाक्यों को मैंने क्या किया है, सामान्य उन्हीं तीन वाक्यों को
सामान्य वर्तमान काल में भी परिवर्तित किया है, अपूर्ण वर्तमान काल में भी परिवर्तित किया है और पूर्ण वर्तमान काल में भी परिवर्तित किया है। तो बच्चों, यह जो काल है, काल किसे कहते हैं, और काल का जो हमने पहला भाग देखा है वर्तमान काल, उसके बारे में हमने आज चर्चा की। बाकी 2 भेदों की चर्चा हम अगले पार्ट में देखेंगे। धन्यवाद।